हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ एल्विश यादव का जो केस इस टाइम चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं जिनके अंडर एल्विश यादव का जो केस है वो फाइल किया गया है और उसको अरेस्ट किया गया है। और साथ में 2-3 दिन से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि सेक्शन पहले 20 था, फिर 22 डाल दिया, एनडीपीएस एक्ट अब हटा दिया, राहत मिल गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया आप तक पहुंचाता है लेकिन वो सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही तरीके में आपको प्रेजेंट नहीं की जाती और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो हर चीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें गलत भी नहीं होती। तो इसीलिए आप तक मैं जो है वो एल्विश यादव का जो पूरा केस है और साथ में मेरा मेन फोकस होता है कि जो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर पाए वही मैं आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो कौन कौन से लॉज हैं जो डील कर रहे हैं इस मैटर में और कौन कौन से सेक्शन हैं जो एल्विश के ऊपर लगे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और थोड़ा सा एक डीप थॉट भी देंगे इस मैटर को लेके, क्योंकि मैं कोई सपोर्ट में या अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रही हूँ। क्योंकि एल्विश जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं उसको इनोसेंट भी नहीं कह सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यार, जब तक कोई पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, सारे चार्जेस उसके ऊपर प्रूव ना हो जाए, तब तक मैं उसको ये भी नहीं कह सकती कि हाँ वो क्रिमिनल है। तो इसीलिए बात करेंगे थोड़ा सा इस केस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 लॉज के बारे में बात करूँ जो डील कर रहे हैं एल्विश वाले मैटर में। सबसे पहले हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और उसका आईपीसी, और तीसरा है हमारा एनडीपीएस एक्ट, मतलब कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये तीनों डील कर रहे हैं एल्विश वाले मैटर में। पहले अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कैसे ये मैटर आ रहा है, तो यहाँ पे बार बार वर्ड जो यूज हो रहा है वो है स्नेक वेनम। स्नेक वेनम मतलब कि सांप का जहर, जो एल्विश यादव के ऊपर एलिगेशन है कि एल्विश यादव रेव पार्टीज में सांप का जहर जो है वो प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से नशे किए जाते हैं। अब देखो, रेव पार्टीज बेसिकली क्या होती है? रेव पार्टीज कुछ नहीं है, वर्ड से तो सिर्फ इतना है कि रेव पार्टीज का सीधा सा मीनिंग ये निकल के आता है कि बहुत म्यूजिक लगा के अपने लोगों को इकट्ठा करके, चाहे घर पे, क्लब पे या फिर फार्म हाउस में, वेयर हाउस में, जहाँ पे भी जगह होती है, अपने लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे डीजे चला के, म्यूजिक चला के लाउडली वहाँ पे डांस किया जाता है। उनको बेसिकली रेव पार्टीज कहा जाता है। लेकिन रेव पार्टीज की आड़ में अब जहाँ पे यूथ इकट्ठा हो रहा है, और हमें पता है कि बहुत कुछ चलती हैं और भी चीजें, नॉर्मल तो चलती हैं कि शराब सिगरेट इतना तो चलता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। ड्रग्स लिए जाते हैं और हाई लेवल के नशे किए जाते हैं जिनका शायद नॉर्मल लोगों को तो उनके नाम भी नहीं पता होते। तो अभी जैसे स्नेक वेनम वाला किस्सा आया है कि सांपों का जहर भी नशे के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो एल्विश यादव है वो इस तरह का काम करता है कि सांप प्रोवाइड करता है ऐसी पार्टीज में, या उनका जहर निकाल के प्रोवाइड करता है ऐसी पार्टीज में। अब स्नेक वेनम जो सांप का जहर है उनको ऐसी पार्टीज में यूज कैसे किया जाता है उतना मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने ऐसा नशा कभी किया नहीं है और मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उसका जो जहर है उसको निकाल के हो सकता है कुछ रिक्रिएशन करते होंगे ड्रग्स की, जिसकी वजह से लोग अपने आप को हाई फील करते हैं, बहुत ज्यादा हाई करने की कोशिश करते हैं। शायद शराब से इतना नशा नहीं होता या बाकी ड्रग्स से इतना नशा नहीं होता, इसलिए वो और ज्यादा हाई करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो इसीलिए ये जो मैटर है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सांपों की बात हो रही है। सांप एक एनिमल है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कवर किया जाता है, और स्पेसिफिकली ये जो कोबरा है और ये पाइथन है, इस तरह की कैटेगरीज तो हमारे स्केड्यूल्स में मेंशन्ड है, उसी एक्ट के स्केड्यूल में मेंशन्ड है कि इनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इनको आप अपने पोजेशन में भी नहीं रख सकते, इनका आप किसी भी तरह से इनको कोई हार्म आप नहीं पहुंचा सकते। सबसे बड़ी बात है कि जो सांपों का जहर है उसको कुछ ही स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि रिसर्च पर्पस से, जैसे कि साइंटिस्ट की जो लैब्स होती हैं वहां पे, वो भी लाइसेंस के साथ आप रख सकते हो। आपके पास परमिशन होती है कि आप कितने सांप ले रहे हो, कितने अपने डिपार्टमेंट में रख रहे हो जिनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, उसके बाद भी पूरा हिसाब देना पड़ता है, क्या रिसर्च हुई क्या नहीं हुई, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी मेडिसिन के लिए यूज हो रहे हैं, ड्रग बनाने के लिए यूज हो रहे हैं मेडिसिन के तौर पे, तो उसका भी पूरा हिसाब होता है। तो आप जो है वो नॉर्मली इन सांपों को अपने पोजेशन में नहीं रख सकते हो, और इन केस अगर कोई रखता भी है तो उसके लिए पूरा वो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताता है कि क्या तरीका है, कौन सी कैटेगरी का सांप है जिसको आप एज ए पेट, जैसे पेट एनिमल कोई पालता है घर पे, अगर किसी को पालना भी है तो कोई कैटेगरी हो सकती है जिसको आप डोमेस्टिकेटेड तौर पे अपने घर पे रख सकते हो, लेकिन उसके लिए
आपको परमिट लेना पड़ता है। अच्छा, आपको माइंड में ये जरूर आएगा कि जैसे सपेरे लोग रखते हैं या ना कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जैसे सपेरों की होती है वो रखती है अपने पास, तो देखो वो भी ऐसे नहीं रख सकते हैं। उनको भी वो जो वाइल्ड लाइफ वाले ऑफिसर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है कि उन्होंने अपने पोजेशन में रखा है। दूसरी बात ये कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस नहीं है, ठीक है, और वो किस तरह से रख रहे हैं, वो सारा जो कैटेगरी क्या है और किस बेसिस पे उन्होंने रखा है, क्या रीजन है, उसके लिए वो प्रॉपर लाइसेंस लेते हैं, परमिट लेते हैं, उसके बाद ही वो रख पाते हैं। उसके बाद वो सांप के साथ क्या कर रहे हैं, अगर वो सांप है या कोई भी पेट उन्होंने रखा है, अगर उसको कुछ भी हो गया उसके बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। एक जगह से आप दूसरी जगह भी अगर लेकर जा रहे हो तो वो चीजें भी आपको रिपोर्ट करानी पड़ती हैं। जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में जाके आपको रिपोर्ट कराना पड़ता है। तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि मुझे तो सांप पालना है, आपको शौक चढ़ गया कि आपको पेट एनिमल रखना है, वो भी सांप रखना है, तो आप सोचो कि चलो मैं जंगल में जाऊंगा और वहां से सांप लाके रख लूंगा। नो, वो इलीगल होता है। तो इसीलिए अगर कहीं आप देखते भी हो किसी ने फोटो खिंचाई, जैसे एल्विश ने भी फोटो खिंचाई है, तो वो जहां से लाया गया होगा उनके पास प्रॉपर उसका लाइसेंस होगा, तब वो उनके पास है। और दूसरी बात है कि जो सांप था उसमें जहर नहीं था। जो उसकी फोटो दिख रही है, वो जो रील वाली फोटो है जिसकी वजह से ज्यादा वायरल हो रहा है कि वो सांप पालता था, उसने गले में लेके घूम रहा है, तो वो तो एक जो उसने रील बनाई है, फोटोज बनाई है, जिसमें भी शूट किया है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो जहां से लाया गया है सांप, वो किसी ने परमिशन के साथ जो है वो रखा होगा, उनके पास परमिशन होगी रखने की, इसीलिए वो इस तरह से पब्लिकली उसको दिखा भी पा रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है, और अगर आप किसी को हार्म करते हो तो उसकी पनिशमेंट्स भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बताई गई हैं। तो ये यहाँ पे तो ये क्लियर हो रहा है कि जो स्नेक वेनम है अगर कोई अपने पोजेशन में रखता है, उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। यहाँ पे ये एक्ट शायद आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शंस की। 3 सेक्शंस हैं, 120B, 284, 289। अब ये तीनों सेक्शंस क्या कहते हैं? सेक्शन 120B कह रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि जब भी ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उनमें जो है वो एल्विश इन्वॉल्व था, मतलब ये पूरा गैंग है जो ये काम कर रहा है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना मतलब कि सांपों को पकड़ना, इलीगल तौर पे पोजेशन में रखना, उनसे सांप निकालना, फिर आगे सप्लाई करना, तो ये सारा इलीगल एक्टिविटीज में आ गया। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ गया एल्विश का मामला। अब जो दूसरा है 284 कहता है कि आप ऐसा कोई जहरीला पदार्थ यूज कर रहे हो जिससे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको नुकसान हो सकता है, तो आप उसमें जो है वो, क्योंकि आप जहर तो दे रहे हो, मान लीजिए कि कोई उसकी ओवरडोज अगर कर ले रहा है, सांप के जहर का जो भी नशा वो कर रहा है, तो उससे उसकी लाइफ भी जा सकती है। तो आप नेग्लिजेंट हो उस चीज में कि आप जो ह्यूमन लाइफ है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एक तरह से उसमें आप नेग्लिजेंट हो, ठीक है। एक ये सेक्शन ये कहता है। और जो सेक्शन 289 है आईपीसी का, वो ये कहता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स के तरफ जो है वो आपने नेग्लिजेंट कंडक्ट किया है जिससे उनको हार्म पहुंच सके। तो ये आईपीसी के सेक्शंस हैं जो डील कर रहे हैं एल्विश के केस से। अब आ जाते हैं एनडीपीएस एक्ट, जो न्यूज में इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है कि इसमें पहले सेक्शन 20 था, फिर पुलिस जो है वो दोबारा कोर्ट में गई और जो उसका सेक्शन है उसको बदल के 22 किया गया। अब ये क्यों किया गया? तो जो सेक्शन 20 है, बेसिकली सेक्शन 20 डील करता है कैन बाय वाले मैटर, मतलब कि जहां पे भांग से रिलेटेड मैटर होते हैं ऐसे, क्योंकि भांग भी इलीगल है, तो भांग सेल, परचेज, प्रोड्यूस, कंजम्पशन, जो भी इससे रिलेटेड मैटर है भांग से रिलेटेड, वो सेक्शन 20 में डील किए जाते हैं। और वहीं पे लेकिन जो सेक्शन 22 है वो डील करता है पनिशमेंट फॉर द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वाले जो मैटर होते हैं उनसे, मतलब जैसे स्नेक वेनम वाला ये मैटर है, ये आएगा सेक्शन 22 में, क्योंकि स्नेक वेनम जो है वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में ही पाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आप अपने आप में सेंसेस में ही नहीं रहते, आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो अपने साथ कि आप थोड़े टाइम के लिए यही भूल जाओगे कि एक्चुअल में आप खुद भी क्या हो, आपके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ये आएंगे सेक्शन 22 में। ये तो बात हुई कि यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट हटाने वाली चीज कहीं से नहीं आई। यहाँ पे बात है कि जो सेक्शन 20 लगा था उसकी जगह पे अब सेक्शन 22 लग रहा है, और इसमें बाकी चीजें जैसे पनिशमेंट वाली चीज है कि आपकी क्वांटिटी मैटर करेगी, आप जो कि आप इसमें जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में डील कर रहे थे, या आप जो है वो स्मॉल से थोड़ा ज्यादा, तो उसकी पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर आप कमर्शियल तरीके से इसमें यूज कर रहे थे कि आपका सेल परचेज का जो काम है वो बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, कमर्शियल पर्पस में आप इसमें डील कर रहे हो, तो आपकी जो पनिशमेंट है वो उसके हिसाब से दी जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि बाकी चीजें सेक्शन 20 में और सेक्शन 22 में बाकी चीजें सेम है। यहाँ पे बात है कि आप भांग में डील कर रहे हो कि आप साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में डील कर रहे हो, सिर्फ इतना ही चेंजेस है। तो यहाँ पे ये जो लोग बहुत बड़ा बड़ा अपना चला रहे हैं वीडियोस में कि एल्विश यादव को राहत, एनडीपीएस एक्ट हटा दिया, वो चीज यहाँ पे सही नहीं है, ये चीज उन्होंने गलत आपको बताई है। यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि वो भांग वाले मैटर थे और यहाँ पे ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से डील करता है मैटर, तो इसमें सेक्शन 22 ही लगेगा।
इसके अलावा और जो सेक्शन लगे हैं, सेक्शन जो है वो 8 भी है, सेक्शन 27 भी है, सेक्शन 29 भी है एनडीपीएस एक्ट का। अब मुझे इतना श्योर नहीं हूं मैं कि ये सेक्शन लगे हैं नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि सेक्शन जो 8 है वो तो डायरेक्टली यही कहता है कि कोई भी पर्सन सेल, परचेज और ये सारी चीजें नहीं कर सकता साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की अनटिल एंड अनलेस वो चीजें किसी स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी लैब में यूज होना है साइंटिफिक पर्पस के लिए या फिर किसी मेडिसिन को बनाने के लिए, तो इन चीजों के लिए अलाउड होता है, लेकिन विद जो प्रॉपर लाइसेंस और परमिट्स के साथ यहाँ पे जो है वो इसमें डील किया जाता है। इसके अलावा जो सेक्शन 27 की अगर एक बात हो रही है, वहां पे सेक्शन 27 में पनिशमेंट है अगर किसी ने कंज्यूम किया है, उसके लिए पनिशमेंट बताई गई है। और सेक्शन 29 है अगर आप किसी को फोर्स करते हो ऐसा कोई क्रिमिनल काम करने के लिए या अपने साथ इन्वॉल्व करते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में जाने के लिए, उसको जो है वो थ्रेट देते हो, अबेटमेंट करते हो उसके साथ, तो उसके ऊपर लगता है सेक्शन 29। अब देखो ये चीजें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, एल्विश ने किसी को फोर्स किया है या एल्विश ने वो चीजें कंज्यूम करी हैं, वो चीजें तो ये सारी चीजें तो क्लियर करनी पड़ेंगी पुलिस को कि क्या उसने खुद भी कंज्यूम वो करता है या उस टाइम उसने किया था जब आपने ये केस उसके ऊपर डाला है। इसके अलावा क्या वो अपने साथ और लोगों को भी इन्वॉल्व करता है, कितने लोग इसके अंदर आए हैं, तो ये सेक्शन लगेंगे उसके ऊपर। और इसके अलावा क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्शन 22 में जब पनिशमेंट दी जाती है तो उसमें क्वांटिटी भी देखनी पड़ती है कि उसका जो ये चल रहा होगा, अगर वो कर रहा है सच में ऐसा कुछ काम, तो वो कितने बड़े लेवल पे है। अगर तो स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसकी पनिशमेंट मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन 22 का जो सब क्लॉज ए है उसमें उसकी पनिशमेंट होगी कि 1 ईयर की उसको पनिशमेंट है और साथ में 10,000 का उसको फाइन हो सकता है या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। वहीं हम क्लॉज बी पे अगर आते हैं, मतलब कि ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी लेकिन नॉट कमर्शियल, तो इसमें क्या है, इसमें आपको 10 ईयर्स की जो है वो पनिशमेंट हो सकती है, 1 लाख तक का आपको फाइन या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। वहीं आप क्लॉज सी में आते हो जहां पे कमर्शियल पर्पस की बात हो रही है, तो वहां पे ये है कि पनिशमेंट जो है वो नॉट लेस देन 10 ईयर्स बट मे बी, मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है उसको 20 ईयर्स तक भी, और फाइन आपको 1 से 2 लाख तक का हो सकता है और या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये चीजें तो डिसाइड करने वाली है कोर्ट की तरफ से, बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस और जो है वो क्या करती है, उनके जो जितने प्रूफ है उनके पास वो बताएगी कि किस लेवल का था या था भी या नहीं था, वो चीज तो पुलिस ही प्रूव करेगी, क्योंकि जिन्होंने केस डाला है वही इस चीज को जो है वो प्रूव भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हुई कि कौन कौन से लीगल सेक्शंस हैं जो डील करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एल्विश वाला मैटर है वो शुरू कहाँ से हुआ है। तो अब सबको पता है कि रेप पार्टी थी जहां पे जो ये पीपल फॉर एनिमल्स, ये एक एनजीओ है जो जिसकी हेड मेनका गांधी है, उन्होंने यहाँ पे रेड करी थी पार्टी के दौरान और उनको वहां से मिले हैं सांप, 9 सांप की वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने रिकवर करे थे वहां से। लेकिन मुझे एक चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है इस पूरे केस में वो ये है कि उस पूरी पार्टी की बाकी कोई डिटेल्स नहीं है। वहां पे वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमने वहां पे रेड करी, हमें वहां पे 9 सांप मिले, थोड़ा बहुत कुछ और ड्रग्स जो भी है, लेकिन उसका डिटेल्स कहीं पे भी नहीं है। और वहां पे जो जिन लड़कों को पकड़ा उन्होंने सीधा एल्विश का नाम ले दिया। अब ऐसे किसी का नाम लेने से आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हो सकता है कि ये पूरी तरह से एक पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा हो कि हाँ पार्टी करेंगे, वहां पे क्या करेंगे कि सांप भी लेकर जाएंगे और साथ में उनको इन्फॉर्म कर देंगे, जो भी रेड करने के लिए लोग आए थे उनको किसी को इन्फॉर्म कर देंगे, वो जब आएंगे और जब वो पूछेंगे तो वहां पे उसका नाम ले लेंगे एल्विश यादव का। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एल्विश यादव को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, उसके फेवर में कह रही हूँ, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि जब उन्होंने वहां पे रेड करी है तो उस पूरी पार्टी की इंफॉर्मेशन जो है या उस पूरी पार्टी में जो लोग इन्वॉल्व थे, वहां पे जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने कंज्यूम भी तो किया होगा, तो उन जिन्होंने कंज्यूम किया है उनके अगेंस्ट भी तो कुछ ना कुछ जो है वो एफआईआर या कुछ उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उस पूरी पार्टी की बाकी डिटेल्स कुछ नहीं है। अगर पीएफए वाले इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, मान लीजिए वो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटीज चल रही है तो उनका ये भी बनता था कि पूरी पार्टी की रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सबमिट करें। अब वहां पे जिन्होंने कंज्यूम किया उनकी कोई डिटेल्स नहीं है, ये सिर्फ 4-5 लड़के जो कि सांप जिनके पास मिले हैं उनका नाम लेके सिर्फ उनको वहां से अरेस्ट किया गया। व्हाट अबाउट जो अदर वहां पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी उनकी कोई डिटेल्स नहीं है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस पार्टी में सिर्फ सांप का नशा करने वाले ही लोग थे और बाकी कोई नशा वहां चल ही नहीं रहा था या बाकी कोई और इलीगल एक्टिविटी वहां पे हो ही नहीं रही थी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एल्विश को सपोर्ट कर रही हूँ या मैं उसके फेवर में ये बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि चीजें थोड़ी सी मिसिंग है और उसने गलत किया है तो डेफिनेटली उसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी एनिमल को ऐसे नुकसान पहुंचाए। लेकिन बात यहाँ पे है कि हर एक चीज का डिटेल में जो है वो
प्रूफ देना पड़ेगा नोएडा पुलिस को। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने नाम ले दिया और उस बेसिस पे जो है वो आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ नहीं है और वैसे ही उसको अरेस्ट कर लिया, ऐसी भी चीजें नहीं चलती हैं। लेकिन हो सकता है कि चीजें क्रिएट करने की कोशिश की होंगी, तो वो सारी चीजें डीपली जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। तो ये थी एल्विश यादव के केस की पूरी कहानी। आई होप जो चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है वो आप तक जरूर पहुंची होगी। अगर वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।